मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए लाजवाब, रोचक और ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और पुनः मैं आपको ज्योग्राफी चैप्टर से, कृषि से जो संबंधित, जो आपके चैप्टर ज्योग्राफी से चैप्टर कृषि से संबंधित दूसरे भाग लेकर के आपके समक्ष में हाजिर हूं। आइए शुरुआत में करता हूं, लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो ये भैया बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लो। और मेरा वादा है कि आने वाले दिनों में तुम बिहार के टॉप 30 में होगे, टॉप 50 में होगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सिमुलतला के ही छात्र, आप भी मेहनत करोगे, श्रम करोगे, इस वीडियो को सुनोगे तो टॉप 30 में आ पाओगे। जय। चलिए अब शुरुआत में कर रहा हूं। तो रेशेदार फसल, रेशेदार फसल। तो रेशेदार फसल, ऐसे फसल को हम लोग रेशेदार फसल कहते हैं जिसमें रेशा हो, रेशा हो। इसमें कपास, जूट, शंख, प्राकृतिक रेशम, ये सब आते हैं। ये सब रेशेदार फसल इसलिए है कि इसमें रेशा है। और यहां पर प्राकृतिक रेशम, हम जानते हैं कि रेशम का कीड़ा होता है, कीड़ा से कोकून निकलता है, और कोकून शहतूत के पेड़ पर होता है। तो शहतूत के पेड़ पर होता है, तो ये रेशेदार फसल का ये उदाहरण है। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिससे आपको ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन हो चाहे आपके 10th हो, सभी जगह पूछे जाते हैं, कपास। कपास यदि आप ना समझते हो तो समझे रुई। रुई जिसको तोशक, तकिया, बिछावन, इन सब में आप इस्तेमाल करते हैं। उजले रंग का होता है, हवा में उड़ा भी सकते हैं उसको। तो ये कपास, भारत ही कपास का मूल स्थान है। याद रखिएगा, यूनान में भारत को पहले सिंधु, आपने नाम सुना होगा, ये सिंधु नाम कहां से पड़ा? सिंडन शब्द से बना। और ये कपास के लिए ही जो है हिंडन, इसमें सिंडन शब्द से हिंडन शब्द पड़ा, और उसके बाद जो है इंडिया शब्द आया आपका नाम। तो भारत ही कपास का मूल स्थान है। अब यहां पर देखते हैं कि कपास के लिए, कपास जो पौधा होता है ये उप उष्ण मीन्स की न ज्यादा गर्मी, ज्यादा गर्मी नहीं बल्कि गर्मी से थोड़ा कम, ठंडा से ज्यादा, या उष्ण कटिबंधीय पौधा। और ये काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को एक दूसरा मिट्टी हम लोग कहते हैं कपासी मिट्टी, भी इसके नाम से जानते हैं। कपासी मिट्टी का एक और नाम है रेगुर मिट्टी। तो यहीं पर आपसे एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, ये कंपटीशन में पूछता है और 10th में भी पूछता है। जल्दी बोल। हाँ, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का एक और नाम बतलाओ? कपासी मिट्टी। बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं यहां पर काली मिट्टी के लिए 210 दिन पाला रहित मौसम चाहिए। पाला यदि गिर गया, कपास की फसल खराब हो जाएगी। याद कीजिए कि महाराष्ट्र में आपने विदर्भ नाम का स्थान सुना होगा। यदि आप ना सुने हैं तो पूर्व में आज से चंद वर्ष पहले, कुछ दशक पहले, अचानक किसान आत्महत्या करने लगे थे विदर्भ के। तो वहां पर यह समस्या पाई गई कि वहां पर पहले कुछ वर्षों में कपास की खेती काफी अच्छी हुई थी, चूंकि मौसम साथ दिया। लेकिन कब ऐसा हुआ कि बाद में किसान को 2-3 वर्ष पाला आ गया, कभी पत्थर गिर गया, उसके कारण कपास की फसल बर्बाद हो गई। उसके बाद उन्होंने बैंक से ऋण लेकर के खेती की, फिर मौसम साथ नहीं दिया, फिर पाला गिर गया, फिर पत्थर गिर गया। इसके कारण रुई की फसल बर्बाद होने के, कपास की फसल बर्बाद होने के कारण बहुत सारे किसान जब बैंक का ऋण नहीं चुका पाए तो वो आत्महत्या करने लगे, आत्महत्या कर लिए थे। तो इस तरह से आपको ये कि क्यों 210 दिन इसमें पाला रहित फसल, मैं आपको इस प्रश्न को याद करने के लिए ये आपको एक सख्त बातें सुनाया। अब यहां पर चले आइए कि मौसम ऐसी होनी चाहिए जिसमें चमकीली धूप होनी चाहिए और पत्थर नहीं गिरनी चाहिए, बारिश बहुत ज्यादा न होनी चाहिए। तो और इसको हम ये कह सकते हैं कि 6 से 8 माह तक का समय आपको इसके लिए, कपास के उत्पादन के लिए लगता है। महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 स्टेट सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है कपास के उत्पादन के लिए। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जल्दी बोल, कौन सा 2 स्टेट कपास के लिए महत्वपूर्ण है उत्पादन के लिए भारत में? महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखना,
ये आपको 10th में भी पूछता है, कंपटीशन में भी पूछता है। अब जूट आते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर अर्थात सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? अरे नस फाड़ दूंगा, जल्दी जवाब दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को। जूट से बोरा, चट्टी, इसके बाद झोला, चटाई, ये सब उससे बनाया जाता है। जूट के बारे में जान लीजिए कि इसमें बाढ़ युक्त नमी, बाढ़ युक्त भूमि ये होनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ प्रत्येक वर्ष मिट्टी लाती है और उस मिट्टी में इसकी जूट की खेती करने में सुविधा होती है। भारत से बांग्लादेश, चूंकि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो वो दो भागों में अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश के रूप में बना है और बांग्लादेश जूट का बहुत अच्छा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादक देश में भी आता है। लेकिन भारत में भी पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है। कारण है कि वहां पर आपको ऐसी मिट्टी ये पाई जाती है। तो यहां हमको ये जानना जरूरी है कि इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। सड़ने के लिए हमको जल चाहिए, वहां जल चाहिए, क्योंकि जूट सड़ने के बाद उसका रेशा वो निकाला जाता है। तो इस तरह से जूट आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है और इसको गोल्डन फसल भी कहते हैं। इसको सुनहरा रेशा, क्षमा चाहता हूं, सुनहरा रेशा कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, जल्दी बोल, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, देखिए किसान अपने पेशा से क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उनको उससे आमदनी अच्छी प्राप्त नहीं होती है, उससे आय उनकी अस्थिर होती है। किसी साल अच्छा होता है, किसी साल नहीं होता है, किसी साल उनको नुकसान हो जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि कोई भी किसान अपने बेटे को खुशी से किसान नहीं बनाना चाहते हैं। तो उस स्थिति में इसका सॉल्यूशन क्या हो? तो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। किसान को जैसे बीज बोने से लेकर के फसल कटाई, सिंचाई, हर स्थिति में हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। जो प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा पर चले तो और अच्छा, कम से कम ऊर्जा का खपत करे, कम से कम श्रम संसाधन का उसमें उपयोग हो, तकनीकी रूप से ऐसा श्रेष्ठ हो जो जल्दी काम हो जाए। तो ये प्रौद्योगिकी का कृषि में आना बहुत जरूरी है, आ भी रहा है और कृषि में प्रौद्योगिकी का बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर हाई यील्डिंग सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ऐसा सीड, भूमि तो बढ़ नहीं सकता है, भूमि बढ़ाना मुश्किल है, भूमि संभव भी नहीं है, तो ऐसी ब्रीड हमको चाहिए बीज की जिससे उत्पादन बढ़े और उत्पादन वो टिके, जैसे कीट से वो अपने आप को रक्षा कर पावे। इस तरह की हमको अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता युक्त बीज मिले तो निश्चित ही किसान के लिए फायदेमंद होगा। अब निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? क्या कारण है कि कृषि में निम्न उत्पादकता ये हो रही है? आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत में प्रति हेक्टेयर, जापान के प्रति हेक्टेयर फसल की खेती से 1/3 होता है। अमेरिका के प्रति हेक्टेयर खेती से भारत में प्रति हेक्टेयर खेती की उपज 1/4 है। आखिर क्यों है? उसका कारण है कि खेतों का छोटा आकार, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भूमि, भारत की जनसंख्या लगभग विश्व की जनसंख्या की 17.5% है और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 17.5%। विश्व की कुल भूमि का भारत की भूमि मात्र 2.4%। एक उदाहरण देता हूं, यदि परदादा को 10 एकड़ जमीन है और उसके परपौत्र आते आते तक उसको 64 भाग में वो बट गया तो कितना बचा? इतनी छोटे आकार में क्या खेती प्रॉफिटेबल रहेगा? तो इसलिए खेत का आकार छोटा, इसको चकबंदी के माध्यम से, बदलेन के माध्यम से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। सिंचाई की कमी, भारत की सिंचाई कहा जाता है मानसून के साथ जुआ है। लाख प्रयास के बाद प्रयास किया गया नहर से सिंचाई का, इसके बाद नलकूप से सिंचाई का, तालाब से सिंचाई का, कुआं से सिंचाई का, लेकिन फिर भी मानसून अच्छा आता है तभी उपज अच्छी होती है। तो उस पर कम करें निर्भरता। मानसून कभी कभी धोखा दे देता है, कभी कभी मानसून कम आता है, कभी कभी देर से आता है। तो इसके लिए ऐसी सिंचाई का साधन इकट्ठा करें जो कम खर्चीला हो, सौर ऊर्जा पर चले, ड्रिप सिंचाई तकनीक का विकास करे तो ये अच्छा होगा। तीसरा है कि कम पूंजी निवेश। अभी भी कृषि में कम पूंजी निवेश हुआ है। कृषि की तरफ अच्छी तकनीक की
इन्वेस्टमेंट लोग सिर्फ ट्रैक्टर तक का ही इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ट्रैक्टर, थ्रेशर, इसके अलावे बीज बोने, फसल कटाई, इसके बाद आपको जैसे पैकिंग, प्रोसेसिंग, इन सब के लिए जब मशीन आम किसान इस्तेमाल करने लगेगा, तब जाकर के उसमें निवेश की स्थिति अच्छी होगी। इसलिए इसमें निवेश अधिक करना है और इसके लिए सरकार के स्तर से और निजी स्तर से भी लोगों को ध्यान देना होगा। अब यहां पर अगला जो देखते हैं कि आधुनिक यंत्र का सीमित प्रयोग, जैसा कि पूर्व में बतला दिया जा चुका है कि आधुनिक यंत्र का प्रयोग कम किया जा रहा है। हमको फसल बोने, कटाई, फिर उसका सुखाने से लेकर के नया फूड प्रोडक्ट बनाने, प्रोसेसिंग, पैकिंग, इन सब में तकनीक का इस्तेमाल हमको करना है। और भंडारण, मार्केटिंग, सब में यदि हम इस्तेमाल करते हैं उच्च स्तर प्रौद्योगिकी का, तो निश्चित ही इसमें आमदनी होगी, आय बढ़ेगा और किसान को आनंद आएगा खेती करने में। अब यहां पर दो टर्म को जानना जरूरी है। एक टर्म है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहते हैं जो सरकार आपातकाल के लिए बनाती है। जैसे कभी बाढ़ आ जाए, कभी दहाड़ आ जाए, कभी सुखाड़ आ जाए, कभी भूकंप आ जाए, तो इन स्थिति में, या कभी ऐसी भी स्थिति आती है जो कभी प्याज कम हो जाता है, कभी टमाटर कम हो जाता है, उसकी महंगाई बढ़ जाती है, किसी फसल का कमी हो जाती है, कोई फसल बर्बाद हो जाती है, तो उस स्थिति में उस स्टॉक से अन्न को निकाल करके हम लोगों के लिए उपलब्ध करा सके, इसको बफर स्टॉक कहते हैं। विपत्ति काल में उस स्टॉक से इसका उपयोग करके, ताकि मूल्य नियंत्रण किया जा सके, लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके, खाद उपलब्ध हो सके, उस खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके, इसके लिए बफर स्टॉक तैयार रखना चाहिए, कोई भूखा न रहे, तो ये बफर स्टॉक करते हैं। जन वितरण प्रणाली, जैसा कि जानते हैं कोटा सिस्टम गांव में है, आपने कोटा सिस्टम में आपने सुना होगा बीपीएल, बी से बिलो, पी से पॉवर्टी, एल से लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल एबव, ए से एबव, पी से पॉवर्टी, एल से लाइन। तो इसमें आप देखिएगा जो बीपीएल सूची में लोग नाम दर्ज कराते हैं, सरकार उनके लिए जन वितरण प्रणाली कोटा से उनको देती है गेहूं, चावल, चीनी सस्ते रेट में, ताकि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, गरीब को भी अनाज उपलब्ध हो, ये कोशिश किया जाता है। जन वितरण प्रणाली में सरकार सब्सिडी भी देती है, कम दामों पर उसको भोजन उपलब्ध हो, उसका संकट ना रहे, इसके लिए जन वितरण प्रणाली, और भारत में यह अत्यंत ही सफल प्रणाली है। अब पशुधन के विकास की ओर आते हैं। किसान का मित्र है पशु। हर किसान के दरवाजे पर पशु होना चाहिए। किसान तभी समृद्ध होता है जब उसके पास पशु अच्छे मात्रा में हो। पशु के लिए भारत में सबसे ज्यादा भैंस भारत में ही है, विश्व की 57% भैंस भारत में ही है, और भारत में विश्व की 14% तक गाय पुराने डेटा के अनुसार भारत में ही है। इस पशु संसाधन से फायदा यह होता है कि उसकी जो ब्रीडिंग होती है वो आगे हाई रेट में बिकती है, उससे दूध प्राप्त होता है, उससे और चीज प्राप्त होता है कि जैसे पशु हुआ कि आप चले आए तो दूध उत्पाद हम उससे बना सकते हैं। फिर पशु से गोबर प्राप्त होता है, ये खेत के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। और सिर्फ गाय भैंस ही नहीं, बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकती है, बकरी से मांस उत्पादन में उसका उपयोग कर सकते हैं, भेड़ से ऊन उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं। कई तरह के पशुधन का उपयोग किसान कर सकते हैं और उसको अपनी समृद्धि में उपयोग कर सकते हैं, उससे खाद भी प्राप्त होता है। और दूध उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है। यहीं पर एक श्वेत क्रांति के बारे में जान लीजिए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। कौन है? जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जल्दी बोला। वर्गीज कुरियन, बिल्कुल। श्वेत क्रांति का आगमन ये जब हुआ तो भारत में अचानक दूध का उत्पादन बढ़ गया, दूध की उपयोगिता बढ़ गई। अभी आप देखिएगा जो सेंटर का नाम सुने हुएगा, जहां पर किसान सेंटर पर जाते हैं, अपने दूध को वहां पर उनकी फैट चेक करके और तब उनके पासबुक पर चढ़ा दिया जाता है और खास समय के बाद उनको पैसे दे दिए जाते हैं। इससे किसान को सहूलियत हो गई, बेचने का प्रॉब्लम नहीं रहा, और उस दूध को प्रोसेस करके उससे मलाई, छेना, राबड़ी, दही, रसगुल्ला, कई तरह का कलाकंद ये सब बनाया गया और इसको कमर्शियलाइजेशन किया गया। इससे काफी फायदा हुआ किसान को। अब फिर आते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली हम लोग जानते हैं। वर्धन काल। वर्धन काल किसको कहते हैं? वर्धन माने बढ़ना। किसी भी फसल को
बोने, बढ़ने और काटने तक का बीच जो काल लगता है, समय लगता है, उसी को वर्धन काल कहते हैं। हरित क्रांति के बारे में जाने। हरित क्रांति एक प्रक्रिया थी। ऐसा है कि जब तीसरा पंचवर्षीय योजना लगा, उस समय अचानक भारत में अकाल हुई। उसी से पूर्व में आपको भारत चीन का युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, भारत में भूखमरी की समस्या चले आई, तो हरित क्रांति भारत में लाएगा। उससे पहले ये विश्व में आ चुकी थी। मेक्सिको में के नॉर्मन बोरलॉग इसकी शुरुआत करने, भारत में इसके हरित क्रांति के जनक याद रखिएगा एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन के बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक इनको माना जाता है। अब यहां हरित क्रांति का आगमन भारत में 1966, 67, 68 और 68-69 के बीच हुआ था। हरित क्रांति से अचानक भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति की प्रक्रिया में क्या किया गया था? हाई यील्डिंग वैरायटी का उपयोग किया गया, संतुलित खाद का प्रयोग किया गया, उचित कीटनाशक का प्रयोग किया गया और हाई यील्डिंग वैरायटी बीज लाने से इतनी उत्पादन बढ़ी और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं पर। ये कंपटीशन में पूछता है हरित क्रांति का भारत में सबसे ज्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा? यार जल्दी बोल सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, बोल मारूंगा नस फाड़ दूंगा। हाँ, गेहूं, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब चलिए यहां पर कि हरित क्रांति से भारत में फसल का उत्पादन बढ़ा। रोपण कृषि कहते हैं जो बड़ी बड़ी आर्थिक जैसे बड़ा बड़ा फॉर्म है, उसी फॉर्म में हम बागवानी की भी खेती करें, आम, लीची, बैर, अमरूद, बहुत सारी जो फसल होती है, ये ओल हुआ, पपीता हुआ, इन सब चीज का खेती करें, सब्जी की खेती करें, गेहूं, चावल, इनकी भी एक बड़े फार्म टाइप की इसमें अलग अलग पौधे का रोपण करके और इससे एक से अधिक किस्म का पौधा उपजा करके इसको व्यापारिक कृषि करना, इसी को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही इजाजत ले रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, बिहार के किसी जिला से तैयारी कर रहे हो, चाहे पटना हो, आरा हो, बांका हो, आप कटिहार हो, अररिया हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, कहीं से मेरी सुनील जी खाटी बिहारी अपना यूट्यूब चैनल है, फ्री है, कोई शुल्क नहीं लग रहा है। मेरा वादा है कि जब तक आपको मैं बिहार के टॉप 30 तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं चैन से सांस नहीं लूंगा और आपको वहां तक निश्चित पहुंचाऊंगा। और ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है, गांव के लड़के के लिए, शहर के लड़के के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, धनाढ़ वर्गीय के लिए, गरीब वर्गीय के लिए, और जाओ बिहार के टॉप 30 में लाओ। जय बिहार, जय भारत। मैं बहुत ही जल्दी आपको अगले लेक्चर सीरीज के साथ मिल रहा हूं।